Hello everyone, welcome to my history class. Dear students, today we will continue chapter 2nd of class 12th, Kings, Farmers and Towns. So in our previous videos, we have completed first three topics. Now we will start from topic 4, that is new notion of kingship. So basically we will read about the kingship, small kingdoms, chiefs and chiefdoms in Deccan part of India, in southern part of India. So let us start. Chiefs and kings in the south. The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south. जो न्यू किंगडम्स हमारे एमर्ज होते हैं डेक्कन में एंड साउथ में, दोज वर इंक्लूडिंग द chiefdoms of चोलास, चेरास एंड पांड्यास इन तमिलक्कम जो एंशियंट तमिल कंट्री आज के टाइम पे जो कौन कौन से एरियाज़ को कंसिडर करके होती थी, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु को मिला के तमिलक्कम कंट्री थी, एंशियंट तमिल कंट्री, प्रूव्ड टू बी स्टेबल एंड प्रोस्पेरस, ज़्यादा प्रोस्पेरस थी, रिच थी, फुल ऑफ रिसोर्सेज थी. सो नाउ वी विल रीड अबाउट द चीफ्स एंड chiefdoms. क्या होते थे चीफ्स एंड chiefdoms? चीफ, अ चीफ इज अ पावरफुल मैन. पावरफुल मीन चीफ नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हेड. चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी. हो सकता है कि वो हेरिडिटरी हो और हो भी सकता है कि ना हो. हेरिडिटरी मीन्स फादर के बाद उसका बेटा उस सेम पोजीशन पे होगा, उसके बाद उसका बेटा, जो लाइक मोनार्की सिस्टम जो होता है ना, सिमिलरली इनहेरिट किया जाता है वन फैमिली पर्सन टू अनदर, मीन्स फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ही डिराइव्स सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक. किनफोक क्या होता है? उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है. बेसिकली अगर हम कहें अपनी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में तो कुनबा जिसे बोलते हैं ना, वो होता है किनफोक. सो अपने उस ग्रुप का, जो पर्टिकुलर ग्रुप के वो चीफ होते थे ना, उसका सपोर्ट उसे मिलना चाहिए. हिज फंक्शन में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स. सो उसका मेन फंक्शन क्या होता था? स्पेशल रिचुअल्स. कौन कौन सी? मे बी लाइक किसी कोई पर्टिकुलर पूजा पाठ करना, किसी पर्टिकुलर उनकी जो पुरानी जो ट्रेडिशन है उनको वो ऑर्गेनाइज करते थे. लीडरशिप इन वारफेयर. वारफेयर जब भी कहीं किसी दूसरी चीफडम के साथ कोई भी लड़ाई होती थी तो उसमें लीडर बन के लीड करते थे उनको. एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना उनका काम होता था. ही रिसीव्स गिफ्ट्स फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स. उनसे नीचे जो काम करने वाले होते थे उनसे वो गिफ्ट रिसीव करते थे. अनलाइक किंग्स हु कलेक्टेड यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस. देखो किंग क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे. टैक्स पर्टिकुलर वो रेवेन्यू होता था फिक्स, लाइक किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर होता था कि इतना पोर्शन जो है वो आपको एज अ टैक्स पे करना होगा. बट वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो जस्ट गिफ्ट रिसीव करते थे. अब गिफ्ट में क्या है, ये डिपेंड करता है कि जो गिफ्ट देने वाले हैं कि वो उनको कितना गिफ्ट दें, क्या दें, तो वो फिक्स नहीं होता था. वो गिफ्ट रिसीव करते थे. ओफन डिस्ट्रीब्यूट्स देयर दीज अमंगेस्ट हिज सपोर्टर्स. और जितने भी आते थे वो गिफ्ट्स, उन सबको वो अपने सपोर्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम्स. रेगुलर आर्मी और ऑफिशियल्स नहीं होते थे. मीन्स वो जब भी वॉरफेयर वगैरह होते थे तो चीफ जो होते थे वो उनको लीड करते थे, बाकी सब उनके आर्मी हो जाते थे. मीन्स एक ट्रेंड आर्मी नहीं थी जैसे रिक्रूट किया जाता है आर्मी को. वी नो अबाउट दी स्टेट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स. सो हम इन ये जो स्टेट्स हैं इनके बारे में हमें काफ़ी सोर्सेज से इनके बारे में पता चला. देखो जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, जिससे भी हमने जहाँ से भी रिकन्स्ट्रक्ट किया है, उनके कहीं कहीं से ग्लिम्सेस उठाए हैं और उन सबको जोड़ के, उन सबको कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो हिस्ट्री की कोई ना एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो प्रिपेयर होती है. फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट. सो
चैप्टर 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ राइटिंग्स के बारे में है, लाइक महाभारत है, और तमिल टेक्स्ट है, संगमा टेक्स्ट, जो सारी तमिल लिटरेचर को मिला के कई सारे राइटर्स ने उसे लिखा था, तो वहाँ पे मिलता है हमें। कंटेन पोएम्स डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वे इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। तो उसमें चीफ्स के बारे में, उनकी डीड्स वगैरह के बारे में लिखा है, पोएम्स हैं, और उसमें उन्होंने किस तरह रिसोर्सेज को एक्वायर किया और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवानाज हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सो सतवानाज जो एक पावरफुल कम्युनिटी थी, पावरफुल ग्रुप था, एक एम्पायर उन्होंने स्टार्ट किया था, एक एम्पायर उन्होंने अमर्ज किया था, जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया पे उन्होंने रूल किया था। एंड बेसिकली इनको ये माना जाता था कि बारबेरियन थे, बारबेरियन आउटसाइडर जो कहीं बाहर से आए थे। सेकेंड सेंचुरी BCE, सेकेंड सेंचुरी CE, ये उनका टाइम लाइन थी, जब से सेकेंड सेंचुरी BCE से लेके सेकेंड सेंचुरी CE तक वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में उन्होंने रूल किया था। एंड द शाकास, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent। तो शाकास जो थे वो नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में थे। derived revenues from long distance trades। तो इनके इनकम सोर्सेज क्या थे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो करते थे उनसे उनको रेवेन्यू कलेक्ट होता था। देयर सोशल ओरिजिन्स वर ऑफन ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या है? वो पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है, ये पता नहीं है कि कहाँ से वो आए थे। बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ द सतवानाज, सतवानाज की अगर बात करें तो वो बारबेरियन थे। वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वेराइटी ऑफ वेज। सो जैसे ही उनको पावर मिली, देखो अगर बात करी जाए तो सतवानाज को ये माना जाता था कि वो किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो अपर कास्ट के नहीं थे। सो इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 3 में रीड करेंगे। सो नाउ कम टू द सोर्स 2, कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर आर्मी। अब आर्मी में जो एलिफेंट्स होते थे वो कहाँ से कैप्चर किए जाते थे, कौन उनको कैप्चर करता था? देखो क्या है, ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे जो सोल्जर्स होते थे वो एलिफेंट्स को भी हैंडल करना जानते थे। तो पर्टिकुलर ट्रेंड लोग होते थे जो एलिफेंट्स को फॉरेस्ट से कैप्चर करते थे, पकड़ते थे। जैसे आपको पता होगा नहीं, कई बार गलियों में बहुत ज़्यादा मंकीज़ वगैरह घूमने लग जाते हैं, तो मंकी कैचिंग के लिए एक ग्रुप होता है, एक स्क्वाड होता है जो उनको कैप्चर करते हैं, जो उनको कलेक्टिवली पकड़ के और फिर कहीं दूर ले जाके फॉरेस्ट्री एरिया में या कहीं खेतों वगैरह में छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो स्क्वाड होता है वो ट्रेंड लोग होते हैं, वो जानते हैं उनके बारे में। सो सिमिलरली एलिफेंट जो थे उनको कौन कैच करेगा? फॉरेस्ट के पर्सन थे जो उनके बारे में जानते थे। द अर्थशास्त्र लेज डाउन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अर्थशास्त्र में बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी बातें भी एक्सप्लेन की गई हैं। दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट हाउ टू कैप्चर एलिफेंट्स। अब उसमें से ही एक है कि एलिफेंट्स को कैसे कैप्चर किया जाता था। गार्ड्स ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु रियर एलिफेंट। अब जो गार्ड्स थे एलिफेंट फॉरेस्ट के, और उनको कौन असिस्ट करता था? जो एलिफेंट को रियर करते थे, पालते थे। एनचेन द लेग्स ऑफ द एलिफेंट, उनकी टांगों को बांधने में हेल्प करते थे। दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज को गार्ड करते थे। दोज हु लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते थे। एज वेल एज बाय दोज हु नर्स एलिफेंट्स, जो एलिफेंट को पालते पोसते थे, खाना वाना खिलाते थे, या फिर उनकी देख रेख करते थे, टेक केयर, जो केयर टेकर होते थे उनके। शेल विद द हेल्प ऑफ 5 or 7 फीमेल एलिफेंट टू हेल्प इन टेदरिंग वाइल्ड वंस। और कई बार फीमेल एलिफेंट्स के साथ मिलके जो वाइल्ड, जो ज़्यादा खूंखार होते थे, उनको बांधने में हेल्प करते थे। ट्रेस एंड वेयर अबाउट्स ऑफ herds of elephants of following the course of urine and dung left by elephants। सो ये कैसे पता चला कि यहाँ पे एलिफेंट्स
कैसे पता चलता था, कैसे वो ट्रेसेस वगैरह वहाँ से देखते थे। तो उनके जो यूरिन पास किया जाता था या फिर जो उनका डंग, जो उनका जो गोबर होता था, उन सब से वो एविडेंस उनको मिल जाते थे कि यहाँ पे एलिफेंट होंगे, यहाँ पे एलिफेंट को रियर किया जाता था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज, ग्रीक जो थे उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, माना गया है कि मोरियन रूलर जो थे, मोरियन रूलर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 cavalry and 9,000 elephants. Some historians consider these accounts to be exaggerated. बहुत सारे ये कहते हैं कि ये सारे जो अकाउंट्स इनको बहुत एग्जग्रेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। एग्जैक्ट नंबर जो है वो कुछ और थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिवाइन किंग। डिवाइन से ही पता चल रहा है कि वो किसी गॉड से या फिर भगवान से कनेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, दैवीय किंग जो होते हैं। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वेराइटी ऑफ डाइटीज। वो जो अपने आप को अपना ऊंचा स्टेटस बताते थे, तो अपने आप को किसके साथ, अपने आइडेंटिटी जो थे वो किसके साथ जोड़ते थे, वो कई सारी डाइटीज़ के साथ। दिस स्ट्रेटेजी इज़ बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय कुशानाज। अब ये जो एग्जाम्पल है वो मेन किसने यूज़ किया, ये स्ट्रेटेजी किसने यूज़ की, कुशानाज ने। फर्स्ट सेंचुरी BCE टू फर्स्ट सेंचुरी CE, हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक था, सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक वो उनका किंगडम था जिसे वो रूल करते थे। देयर हिस्ट्री हैज़ बिन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। सो उनकी जो हिस्ट्री है उनको कहाँ से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, कहाँ से ग्लिम्पसेस मिले उनकी हिस्ट्री के बारे में। द नोशन ऑफ किंगशिप they wished to project are perhaps best evidenced in their coins and sculpture. So उनके जो किंगशिप के जो आइडियाज़ थे, जो स्ट्रैटेजी थी, जो तरीका था, वो मेनली कहाँ से मिलते थे, उनके सबसे बेस्ट एविडेंस होते थे क्या, कॉइन्स एंड स्कल्पचर। जो स्कल्पचर जो भी वहाँ पे इमेजेस वगैरह मिलती थी, उनसे पता चल जाता था कि किस तरह वो उनके जो रूलिंग स्ट्रैटेजी क्या थी। Colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at Math near मथुरा। तो उनकी एक स्टैचू जो है कुशाना रूलर्स के, वो कहाँ पे मिला है, मथुरा के पास एक जगह है मठ, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। सिमिलर स्टैचू हैव बीन फाउंड, सेम स्टैचू जो हैं वो कहाँ पे भी मिले थे, इन अ श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। सेम स्टैचू वहाँ पे भी मिले हैं। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट द कुशाना कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक। तो श्राइन में, श्राइन से ही पता चल गया ना, श्राइन में क्या होता है, हमारी डाइटी की इमेजेस होती हैं। श्राइन जो टेम्पल के अंदर एक श्राइन होती है ना मेन, जिसमें हमारी डाइटी होती हैं, तो श्राइन में अगर उनकी इमेजेस मिली हैं कुशाना रूलर्स की, सो ये क्लियर होता है कि वो अपने आप को क्या समझते थे, गॉड समझते थे, डाइटी समझते थे। मैनी कुशाना रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्रा, देवपुत्रा सन ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान का पुत्र समझते थे। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन ऑफ हेवन। सो उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी उनके जो चाइनीज़ रूलर्स थे उनसे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो चाइना में भी रूलर्स अपने आप को क्या कहते थे, सन ऑफ हेवन, स्वर्गपुत्र। बाय द 4th century देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स। 4th century में लार्जर और ज़्यादा बड़ी स्टेट के एविडेंस मिले हैं, इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन सामंताज। अब ये जो लार्जर स्टेट्स थी, जो गुप्ता एम्पायर की भी अगर बात करें हम, सिमिलरली जैसे गुप्ता एम्पायर थे ऐसी और भी लार्जर स्टेट्स थी। सो सब उनमें से मोस्टली किस पे डिपेंडेंट थी, सामंताज। सामंता कौन होते थे, मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड, जिनकी लाइवलीहुड जो है वो लोकल रिसोर्सेज पे डिपेंड होता था। लाइक लैंड के ऊपर उनका कंट्रोल होता था, लैंड से जितने भी लाइक कुछ गांव पे उनका
रूल करते थे, वो वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सो उनका लाइवलीहुड यही होता था, लैंड को वो कंट्रोल करते थे या वहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखते थे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। सो वो रूलर्स को अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति जो है वो ऑफर करते थे एंड उनको गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करते थे। पावरफुल सामंताज कुड बिकम किंग्स। सो जो पावरफुल थे, जो ज़्यादा ताकतवर थे, डेफिनेटली यही होता है ना, जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं किंग्स को भी, तो वो किंग्स बन गए थे। कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन। जो वीक रूलर थे वो सामंताज के भी नीचे वाली पोजीशन अपने आप को फील करते थे। लाइक सामंता जो पावरफुल होंगे वो किंग्स को भी डोमिनेट करेंगे एंड खुद किंग बन जाएंगे, उनको ओवरथ्रो कर देंगे, तो उनको साइड से हटा के वो उनको उनकी पोजीशन ले लेते थे। हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कोइंस एंड इंस्क्रिप्शन। सो गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्री है उनको कहाँ कहाँ से रिकंस्ट्रक्ट किया है, लिटरेचर, कोइंस एंड इंस्क्रिप्शन से, इंक्लूडिंग प्रशस्तीज। प्रशस्तीज क्या होती हैं? किसी प्रेज में जो लिखी जाती है ना, जो राइटिंग्स होती है किसी प्रेज में, प्रशस्ति, प्रशंसा से ही प्रशस्ति वर्ड बना है। कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग इन पर्टिकुलर एंड पैट्रोन्स इन जनरल बाय पोइट्स। सो पर्टिकुलरली तो किंग की प्रेज में होता था, या फिर जो पैट्रोन्स होते थे, पैट्रोन्स के लिए पोइट्स ने ये प्रशस्तिज लिखी थी। वाइल हिस्टोरियन ऑफन अटेम्प्ट टू ड्रॉ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंपोजिशंस। सो वहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली वो उन्होंने इन कंपोजिशन से ली। दोज हु कंपोज्ड एंड रीड दैम ऑफन ट्रेजर्ड दैम एज वर्क्स ऑफ पोएट्री। तो जो इनको रीड कर सकते थे उनको क्या समझा जाता था? खजाना मानते थे उनको पोएट्री का, रादर दैन एज अकाउंट दैट वर लिटरली ट्रू। द प्रयागा प्रशस्ति, अब उनमें से कुछ ही जो होते थे जो लिटरली ट्रू होते थे, रियल में ट्रू होते थे। अब प्रयागा प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रयागा प्रशस्ति जो किसकी प्रेज में था? समुद्रगुप्ता की। ऑल्सो नोन एज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, composed in Sanskrit by Harisena. Harisena. This is very important point. So mark this as important. ये आपका एक MCQ के फॉर्म में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। The court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers. समुद्रगुप्ता जो गुप्ता रूलर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनके कोर्ट पोइट थे हरिसेना। और हरिसेना ने उनकी प्रेज, उनकी प्रशस्ति जो लिखी थी उसका नाम क्या था? प्रयागा प्रशस्ति। सो source 3 was left. So first of all we will have to read source 3. The Pandya chief Sengutuvan visits the forest. अब फॉरेस्ट में एक बार वो विज़िट करते हैं तो किस तरह का सीन वहाँ पे होता है, किस तरह की जो झलकियाँ उस फॉरेस्ट की इसमें उन्होंने देखी हैं। दिस इज़ एन एग्जर्प्ट, कहाँ से ये लिया गया है? सिलप्पादिकरम, एन एपिक रिटन इन तमिल। तमिल में एक एपिक लिखी गई है। एपिक क्या होती है? स्टोरी होती है, कहानी होती है। When he visited forest, जब उन्होंने फॉरेस्ट को, जंगल को विजिट किया, पीपल केम डाउन द माउंटेन सिंगिंग एंड डांसिंग। जो पहाड़ों से, माउंटेन से, चोटियों से, पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे वो गा रहे थे और नाच रहे थे। जस्ट एज द डिफीटेड शो रेस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, जैसे हारे हुए कुछ होते हैं ना, वो अपने जीतने वाले राजा के सामने जैसे शो करते हैं, इस तरह से वो शो कर रहे थे। सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स, क्या क्या वो गिफ्ट्स लेके आए साथ में? आइवरी, हाथी दांत जो होता है, फ्रेगनेंट वुड, खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं, चंदन की लकड़ी बेसिकली, फैंस मेड ऑफ हेयर ऑफ डियर, डियर से बने हुए वो पंखे, डियर के हेयर से, बालों से बने हुए पंखे, हनी, सैंडलवुड, सैंडलवुड तो पता ही है, चंदन की लकड़ी, रेड ओकरा, रेड ओकरा एक रेड कलर का, लाइक उसको रेड कलर का एक वो होता है
जैसे एक तो सिंदूर होता है, किसी तरह का कलर होता है जो मोस्टली कुछ रिचुअल्स में यूज़ होता है, कलरिंग करने के लिए, पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। एंटीमनी, टर्मरिक, कार्डमम। एंटीमनी सॉरी, हाँ जी, एंटीमनी क्या होता है? सुरमा, काजल जिसे बोलते हैं ना, सुरमा। टर्मरिक हल्दी, कार्डमम पेपर एट्सेट्रा। तो ये सारे गिफ्ट वो लेके आते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे ना, वो सब गिफ्ट साथ में लेके आते थे। दे ब्रॉट कोकोनट्स, और फ्रूट्स कौन कौन से होते थे? कोकोनट्स, मैंगोज, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, ऑनियंस, शुगर केन, फ्लावर्स, एरेका नट, बनानास, बेबी टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, मंकीज, बियर, डियर, मस्क डियर, फॉक्स, पिकॉक्स, मस्ट कैट, वाइल्ड कॉक्स, स्पीकिंग पैरट्स एट्सेट्रा। इतने सारे गिफ्ट्स लेके आते थे, जिसके पास जो अवेलेबल था। किसी के पास पेट एनिमल थे, किसी के पास फ्रूट्स थे, किसी के पास वेजिटेबल थे, किसी के पास मसाले थे, तो वो सब गिफ्ट्स लेके आते थे। सो नेक्स्ट वन, सी दीज कोइंस। देखो इस तरह की आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो भी एज अ MCQ एक पिक्चर क्वेश्चन आपका आता है। ये कोइंस कौन से हैं? अ कुशाना कोइन, ऑब्जर्व किंग कनिष्का, रिजर्व अ डाइटी। देखो आपको इसमें जो पिक्चर दिख रही है वो किसकी है? किंग कनिष्का की, एक डाइटी के रूप में। नेक्स्ट, सोर्स 4 इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त के प्रेज में जो प्रयागा प्रशस्ति से ये एग्जर्प्ट लिया है, जो हरिसेना ने समुद्रगुप्त के प्रेज में लिखी थी। सो इसके बारे में अभी हम रीड करेंगे। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ। एंटागोनिस्ट जो अपोज करने वाले थे, जो अपोजिट होते हैं। ही बाय ओवरफ्लोइंग ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड क्या होता है? क्राउड, बहुत सारे लोगों के साथ। His many good qualities adorned by hundreds of good actions. With किसके साथ? बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज जो किससे सजी संवरी थी। एडोन्ड क्या होता है? ग्रेसफुल किससे हो रही थी? उनकी अच्छी एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज से। हैज़ वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स। उनकी इतनी अच्छी छवि थी, इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ थी, इतने महान थे वो, कि बाकी सारे जो किंग आसपास थे उन सब की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारे एक्शंस को वो वाइप ऑफ, धो देते थे, साफ कर देते थे, एक तरह से छिपा देते थे। हैज़ वाइप्ड ऑफ जो औरों का फेम था। किंग्स विद द सोल्स ऑफ हिज फीट। तो अपने उनके पैरों की जो धूल है, ये कहने की बात होती है ना कि उनके पैरों की धूल बाकी सबकी फेम को मिटा देती थी। ही इज पुरुषा द सुप्रीम बीइंग। जो सुप्रीम, जो सबसे बड़े महान आदमी हैं, पुरुषा। बीइंग द कॉज ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड। तो ये माना जाता है कि जो अच्छे हैं उनकी अच्छाई, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उनकी जो महानता है, उनके पास जो जो क्वालिटीज़ है, उनके लिए, उनके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये पुरुष है, ये महान व्यक्ति हैं। और जो बुरी चीज़ें हैं उनके लिए और बुरा होने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं। ही इज़ इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल क्या होता है? जो किसी की समझ में ना आए, जो बिल्कुल आउट ऑफ द, ये कहते हैं ना, आउट ऑफ द रेंज, जहाँ तक हम सोचते हैं उससे भी कुछ ज़्यादा बढ़ के हों। ही इज़ वन हुज टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। जिनके साथ हम कैसे यूनाइट हो सकते हैं, जिनकी आशीर्वाद हम कैसे पा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिवोशन से। डिवोशन भक्ति, ह्यूमिनिटी, ह्यूमिलिटी क्या? मानवता। He is possessed of compassion. He is the giver of many hundred thousands of cows. कौन थे? दानी थे, जिन्होंने hundreds of thousands, सैकड़ों हजारों गाय दान में दी थी। His mind has received ceremonial initiation for the uplift of the miserable. So उनका जो माइंड था, उनका जो दिमाग था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, किसके लिए इनिशिएटिव्स लेता था? जो मिजरेबल, जो दुखी थे, उनके दुखों का निवारण करने के लिए। द पुअर, द फॉरलॉर्न एंड द सफरिंग। पुअर गरीब, अनाथ, और जो सफ़र कर रहे थे, जो बीमार थे या फिर जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। ही इज़ रेस्प्लेडेंट
रेस्प्लेंडेंट क्या होते हैं, जो ग्लोइंग होते हैं, एक तरह से क्या है ना, शानदार, जिसको हम कहते हैं एक चमकती हुई छवि जो होती है। एंड एम्बडीड काइंडनेस टू मैनकाइंड, और अपनी सारी की सारी काइंडनेस, दया जितनी भी थी, दया भाव करुणा जो थी, वो लोगों के ऊपर न्यौछावर कर देते थे। ही इज इक्वल टू, देखो अब उनको किसके इक्वल माना गया है, किसके समान माना गया है, इक्वल टू द गोड्स, कुबेरा द गॉड ऑफ वेल्थ, Varuna, the god of the ocean, Indra, the god of rain, and Yama, the god of death. इन सारे भगवानों को मिला के ये ऐसी छवि समुद्रगुप्ता की प्रियागा प्रशस्ति में दिखाई है कि ये सारे गॉड, सब गॉड्स जो हैं, उन सब की जो क्वालिटीज़ है वो एक ही महान पर्सनालिटी में थी। वो कौन थे? समुद्रगुप्ता। So with this, our topic 4 completed. In next video we will start next topic. So for now, thank you and have a nice day.